आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्ट विद विकास पर मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड, आज हम आ चुके हैं शंकरलाल खेरालिया, जो कि यंगेस्ट अम्बेडकर थिंकर टैंक समाज सेवी है, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से बहुजन कॉन्सेप्ट के लोगों को एकता के सूत्र में बांधे रखने का कई दशकों से सतत प्रयास कर रहे हैं। तो आज सर के निवास स्थान पर हम आ चुके हैं और सर से जानेंगे कि सर का 2024 को लेकर क्या एजेंडा है। तो सर, आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्ट विद विकास पर मोस्ट वेलकम है। तो सर, पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। तो सर, अभी जो है देश में जितने भी अम्बेडकर राइट संगठन काम कर रहे हैं, स्पेशली जो मदर संगठन काम कर रहा है, तो सर ये यूनिफिकेशन को लेकर कई सालों से जो है काम चलता आ रहा है। 2018 में भी अम्बेडकर भवन में यूनिफिकेशन को लेकर मदर ऑर्गेनाइजेशन बानसेफ ने जो है सर विषय रखा। तो सर, एक तरफ जो है यूनिफिकेशन की बातें चल रही है बहुजन कॉन्सेप्ट में, और एक तरफ आप एसआरपी की घोषणा कर देते हो। तो सर, आपका क्या एजेंडा है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सभी साथियों को जय भारत जय संविधान। जितने भी संगठन चल रहे हैं वकील साहब हमारे देश में, हम सभी का स्वागत करते हैं। सभी अपने अपने जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक समस्या पैदा हुई। ये जो यूनिफिकेशन का जो सवाल है, ये सबसे पहले आवाम संगठन ने शुरू किया भारत में। हमने 2005 में एजेंडा शुरू किया कि क्यों अलग अलग संगठन बनाए जाएं, क्यों ना हम एक ही जगह पे काम करें। तो हमने एक नारा लगाया था कि सोच एक करो, यानी जितने भी लोग हैं सबकी सोच एक होनी चाहिए। फिर हमने दूसरा नारा लगाया लक्ष्य एक करो, हम सबका लक्ष्य एक होना चाहिए। जब सोच एक हो जाती है, लक्ष्य एक हो जाता है, तो उसके लिए संघर्ष फिर एक करो, हम लोगों को सबका संघर्ष एक होना चाहिए। लेकिन विडम्बना ये रही कि पूरे देश में जितने संगठन हैं बड़े बड़े, हम सबके दरवाजे पे हम गए, हमने रिक्वेस्ट करी, लोगों को इनवाइट किया, 2-2, 3-3, 4-4 दिन का सेमिनार भी लगाया और यही चर्चा रखी और लोगों को हमने मंच दिया। हम नीचे रहे, पानी पिलाया, चाय पिलाया। विषय यह था कि हम इकट्ठा कैसे हो सकते हैं और बगैर इकट्ठा हुए हम कोई भी जंग नहीं लड़ सकते हैं। हाँ, बहुसंख्यक होते हुए भी हम अल्पसंख्यक बन जाते हैं। पहले जाति धर्म टुकड़ों में बटे हुए थे, फिर भाषा क्षेत्रों में बटे हुए थे, और अब सामाजिक संगठनों में, राजनीतिक दलों में हम लोग बटे हुए हैं। तो ये टुकड़े कभी भी हमें विजय प्राप्त नहीं करा सकते हैं। तो ये एजेंडा हमारा था। अब अगर दूसरे संगठन भी चलाते हैं तो एक दूसरा सवाल आता है, जो इकट्ठा होने की जो प्रक्रिया चलती है, एक व्यक्ति कहता है वी द पीपल, हमने मान लिया कि हम लोग हैं, हम लोग करेंगे क्या? अगर आज आप मेरे पास आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं। क्यों आए थे? आप अचानक से आगे मेरे दरवाजे पे चाय पी चले गए, लेकिन आप यहाँ पे एक इंटरव्यू लेने के आए, आपका एक उद्देश्य रखा, उसके ऊपर आज काम कर रहे हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो वी द पीपल करेगा क्या? ये दूसरा, कब तक करेगा? 2 सवाल। तीसरा, बामसेफ जैसे जो बड़े संगठन हैं उनसे तो हम लोग सीखते हैं, पूरा देश सीखता है, लेकिन सीखते सीखते कहीं ना कहीं हम जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, उसके आगे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल या कॉलेज में जब जाते हैं, जब डिग्री कॉलेज में जाते हैं, तो पढ़ाई बदल जाती है, तरीका बदल जाता है, वहाँ नया नया सीखने को मिलता है। फिर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना लेते हैं। जब हम विज्ञान की तरफ जाते हैं, जब हाई लेवल की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो जो पहले जो हम रूढ़ी को मानते थे, हम आगे निकल जाते हैं। हमें समझ में आया कि जो दुश्मन आपका दरवाज़ा खटखटा के, दरवाज़ा बजाया उसने यूँ करके, और वो नीचे आके खड़ा हो गया, आपके दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, आपके बाहर। वो कहता है कि मैंने दरवाज़ा बजा दिया, हम देखते हैं झाँक के कि वो दुश्मन है, तलवार लेके खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा है। वो कहता है बाहर निकल, मैं तुझे मारूंगा। और अगर अभी नहीं निकलता है तो कब तक नहीं निकलेगा, मैं इतने टाइम बाउंड में तुझे मार दूंगा। वो ये कार्यक्रम बनाता है। अगर वो ऐसा करता है तो हमें क्या करना चाहिए? या तो चुपचाप घर में सड़ के मर जाना चाहिए, या फिर बाहर निकल के दुश्मन से हमें लड़ना चाहिए। हम उसमें दोनों चीज़ें नहीं कर रहे हैं। 2025 का टारगेट है आरएसएस का, जो इस देश में रेशियल सिस्टम है, जो सुप्रीमेसी जो संगठन है, मैं उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं कहूँगा, उसका जो वास्तविक नाम वो है जातिवाद को उत्तम बनाए रखने का तरीका। वो संगठन वचनबद्ध है कि 2025 में उसका 100 साल हो जाएंगे स्थापना को। वो अपना एजेंडा पूरा करेगा कि मैं इसको हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। हिंदू राष्ट्र इसलिए नहीं बनाएगा कि वो सबको हिंदू बना देगा। जो हिंदू आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, जो हिंदू लॉ को जो मानते हैं, उनके अंतर्गत, उनके कानून के तहत में देश चलेगा। वो ऐसा एक देश बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र उसका कहेंगे, हिंदुओं का राष्ट्र रहेगा। वो कानून लागू रहेगा हिंदू राष्ट्र का, जो हिंदू लॉ है वो, ये जिसको मनुस्मृति या दूसरी उसको भागवत गीता वगैरह कह सकते हैं, वो सब लागू रहेंगे। हम लोग क्या कहना चाहते हैं, उससे 1 साल पहले हमने टारगेट रखा
कि इससे पहले कि 2025 में हिंदू राष्ट्र बने, वो रास्ते पाया हुआ है। उसके लिए अभी मैं बताऊंगा एक शब्द क्यों रास्ते पाया है। हमने 1 साल पहले का टारगेट रखा कि हम 2024 में संविधानवादी राष्ट्र भारत को बनाएंगे। भारत तो भारत है, संविधान भी है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम कहते हैं कि ये पूरी तरह से संविधान इसमें 100% लागू होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ भारत के लोगों को, संविधान को 6 महीने के लिए मुझे 2 आर्टिकल लागू कर देने दीजिए, सब 2 आर्टिकल, और उस 2 आर्टिकल पे मैं सारे के सारे भारत को मान लो 38 और 39 पे आ जाइए, सिर्फ 38 और 39 2 आर्टिकल को मुझे लागू कर लेने दीजिए, पूरे भारत को एक तरफ रख दीजिएगा। मैं 2 आर्टिकल के ऊपर काम करना चाहता हूँ। 6 महीने में मैं भारत की तस्वीर बदल दूंगा, क्योंकि वो कहता है कि एक 18 साल का जब युवा हो जाता है, मताधिकारी हो जाता है, वो बेरोजगार क्यों है? जितना साधन संसाधन है, जितना उपार्जन और उत्पादन भारत में होता है, उसके ऊपर स्वामित्व सबका मालिकाना हक होना चाहिए। ये आर्टिकल हमारे भारत के संविधान के कहते हैं सबकी संपदा बराबर बराबर बटी हुई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो अगर 6 महीने मुझे मौका दे दिया जाए, मैं 2024 की बात करता हूँ। हमारे जो दूसरे जो संगठन हैं जो यूनिफिकेशन की जो बात कर रहे हैं, वो 200 साल का सपना दिखा रहे हैं कि हम 200 साल बाद में ये बदलाव आएगा, चेंज आएगा। मैं कहता हूँ 200 साल में अगर हम 24-25 में अगर हम गुलाम हो जाते हैं पुनः, तो जो संविधान है वो छिन जाएगा हमारे पास से। तो क्या 200 साल तो हम वैसे पीछे चले जाएंगे? आज जो हमारे पास कार बंगला भी आया है, IAS IPS बने हैं, इंजीनियर डॉक्टर बने हैं, पत्रकार भी बने हैं, आज हम लोग प्रोफेसर बन के बच्चों को भी पढ़ाने का काम करते हैं, आज हमारा राष्ट्रपति भी बना हुआ है, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब हम देख रहे हैं, सांसद भी हमारे लोग बने हुए हैं, MLA भी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी हमारे से संविधान हटा तो ये सब चीज़ें हट जाएंगी, फिर हम वापस वो डिप्रेस क्लास में चले जाएंगे और वही जिसको हम अनुसूचित कहते हैं, सूची से फिर परे हम लोग हो जाएंगे। और अभी हम सूची में अभी भी नहीं है, अनुसूची वाले जो लोग हैं, हम इस देश में इक्वलिटी चाहते हैं। ये जो दूसरे संगठन जो कर रहे हैं हमें उनसे एतराज़ नहीं। हम तो कहते हैं जो देश में संविधानवादी राष्ट्र निर्माण का एक आंदोलन चल रहा है वो किसी का भी आंदोलन नहीं है, एक व्यक्ति का तो है ही नहीं आंदोलन, संविधान का है। उसका कोई भी मालिक नहीं, कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई चीज़ को बिटो पावर नहीं इसको कोई हटा दे। सब लोग जितने भी लोग हैं सबके अपने संगठन, सबका अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अपने संगठन में। यहाँ सिर्फ कोर कमेटी के सदस्य सबके सब हमने पूरे भारत में ये लोगों को बताया, इकट्ठा करके बताया, ऐसे नहीं है हम अपने मन से ये कर रहे हैं। सबको इकट्ठा भी 17 जून 2017 को बताया, जुलाई में हमने 2019 में बताया, अगस्त 2020 में हमने लोगों को बताया, 2021 में हम लोगों को बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे बता रहे हैं। आप इकट्ठे हो जाइए, आपका कोई संगठन नहीं है, ये आंदोलन है, साझा मंच है। हम लिखते हैं सामाजिक कार्यकर्ता और संगठनों का साझा मंच, इसमें मैं भी एक सदस्य हूँ, आवाम संगठन मेरा है, मैं सदस्य हूँ उसमें। ये मेरा आंदोलन नहीं है, आंदोलन कम से कम 30-35 लोग हैं जिन्होंने ये मिलकर एक आंदोलन तैयार किया है और हम मिशन 2024 पे काम कर रहे हैं। ये भारत के आप लोगों से अपील मैं करना चाहूँगा आपके द्वारा भी कि सारे लोगों से मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, अगर हम लोग इकट्ठे नहीं हुए 2024 के मिशन में तो मुझे नहीं लग रहा है, संविधान तो रह गए नहीं, नई संसद बन गई है दिल्ली में, 2022 में तैयार हो जाएगी 1000 आदमी की कैपेसिटी की, और संविधान नहीं रहेगा ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहेंगे। पहली बात तो 389 लोगों ने संविधान लिखा था, मैं सिर्फ बाबा साहब को अकेला नहीं कहना चाहता, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है बाबा साहब, ऐसे 8 समितियाँ और अलग अलग हैं। और बाबा साहब का योगदान क्या है, जो कम्युनल अवार्ड जो था, जो लॉर्ड मैकाले ने 1832 में जो कानून जो बना दिया था उसको 1860 में लागू किया गया था। अगर अंग्रेज जब जा रहे थे तो बाबा साहब ने कहा था अगर आप चले गए तो आपके कानून को ये रद्द कर देंगे। मैं इस कानून को एज इट इज भारत में दोबारा से लागू रखना चाहता हूँ, आप इस कानून को मत बदलिए। ये बाबा साहब ने कहा, इसके लिए मुझे कानून चाहिए, संविधान चाहिए। तो बाबा साहब जब अड़ गए थे तो भारत का संविधान बना। इसलिए बाबा साहब को सिर्फ ये श्रेय जाता है कि भारत का संविधान अगर है तो उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है। नहीं तो संविधान नहीं होता, ये देश आज भी मनुस्मृति से या उससे कौन गीता से या दूसरी ग्रंथों से चल रहा होता। तो ये हमारा तो एजेंडा स्पष्ट है और बाकी जो लोग हैं उनकी हम सराहना करते हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, कैडर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक और वजह है, किसी को गाली देने से पहले संत कबीर जी का दोहा याद करना पड़ेगा, निंदक नेरे राखियो आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बना बिन निर्मल करे स्वभाव। ये उसको समझ में आता है। हम ब्राह्मण को गाली दें, बनिया को गाली दें, ठाकुर को गाली दें, और अगर कंबाइंड गाली अगर देते हैं तो हम उसको 3.5%, 5.5% और 6%, हम जब तीनों को गाली देते हैं तो 15% हो जाते हैं। एक पैसा, एक ताकत, एक ब्रेन, हम तीनों को जो बड़ी जो शक्तियाँ हैं ये ह्यूमन बीइंग में, एक पैसा होता है,
एक ब्रेन होता है, एक लाठी होती है उसके बाहुबली, तो तीनों शक्ति को हम इकट्ठा करते हैं। और जब वोटिंग परसेंटेज यहाँ पे होता है लोकसभा का, तो वो 40 से 45% होता है। तो जब हम बनिया बावन ठाकुर को जब गाली जब देते हैं तो तीनों का वोट वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, यूनाइट हो जाते हैं तीनों। क्योंकि बामन कहता है ठाकुर को कि देखिए तुझे मारने की बात कहता है, बनिया को कहता है तुझे मारने की बात कहता है, अगर तू अकेला रहेगा तो तुझे मारेगा, और अगर तू मेरे साथ आ गया तो मैं तुझे नहीं मरने दूंगा। इकट्ठे हो जाएंगे तो मेरी शक्ति हो जाएगी। तो इधर 85 की जो बात होती है वो तो इकट्ठा होता नहीं है, क्योंकि हम जाति में से बाहर नहीं निकलते। जिस आदमी ने संगठन बनाया जाति से बाहर नहीं निकला। और दूसरा नारे पे भी होता है, कोई जय वल्लभ बोलता है तो वो कुर्मी से बाहर नहीं जाता, जय कृष्णा बोलता है वो यादव से बाहर नहीं जाता, जय भीम बोलने वाले हैं वो चमार और महार से बाहर नहीं जाता। ऐसे ही जो जाति वाले जो लोग हैं जो जय बोलते हैं, जय वाल्मीकि बोलने वाले वाल्मीकि से बाहर नहीं जाते। हमने नारा बदला, जय भारत जय संविधान कहा। हम भारत की जय बोलते हैं, संविधान की जय बोलते हैं, राष्ट्रीय ग्रंथ की। तो ये दोनों नारों से हम उस राष्ट्रीय लेवल की श्रेणी में आगे खड़े होते हैं कि जितने महापुरुष हैं, चाहे बाबा संत गाडगे बाबा हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं, तथागत गौतम बुद्ध तक, मोहम्मद हजरत हमारे यीशु मसीह, गुरु नानक देव जी, जितने भी महापुरुष यहाँ पे हुए जिन्होंने समतामूलक राष्ट्र का अभियान चलाया, उन सब की जय हो गई, क्योंकि सब समतामूलक चाहते थे। जैसे रैदास जी कहते हैं, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, राजा प्रजा सम रहे, रैदास रहे प्रसन्न। यानी समतामूलक राष्ट्र की कल्पना यही यीशु चाहते थे, यही हजरत मोहम्मद चाहते थे, यही गुरु नानक देव जी चाहते हैं। तो वो सारी जो है हम सब की जय बोल रहे हैं। अगर हमने भारत की जय, संविधान की जय बोल दी, और संविधान कोई छोटी सी चीज़ नहीं है सर। संविधान क्या होता है? सम और विधान दो अलग अलग चीज़ें। विधान होता है कानून, और सम होता है सभी की सहमति से सभी के लिए समान नियम, कानून और समान अधिकार। ये होता है संविधान। अगर हमारी सरकार आ जाए, हम सत्ता में आ जाएं, तो सबसे पहले हम इक्वलिटी लेके आएंगे। एजुकेशन में एक बच्चे को खाकी पैंट और नीली शर्ट पहना के चपरासी की वर्दी पहना दी जाती है बचपन में, और एक बच्चा बढ़िया चेक की शर्ट पहनता है, वाइट शर्ट पहनता है, और बढ़िया निक्कर पहनता है या पैंट पहनता है, वो टाई लगा के जाता है, सर उसमें बस में जाता है, एयर कंडीशन बस में, वो मालिक हो गया। यहाँ पे ये जो दोहरा जो चरित्र है ये बचपन से तय कर दिया जाता है। ये इक्वलिटी नहीं है, संविधान के विपरीत है। 80 साल का बूढ़ा यहाँ रिक्शा चला रहा है, संविधान में लिखा है कि किसी आदमी को अपने शारीरिक क्षमता से परे के काम में नहीं जाना पड़ जाए, ऐसी व्यवस्था राज्य करेगा। वो तो सारे जेल में हो जाएंगे जिस दिन वो आर्टिकल लागू हो गया। तो यहाँ संविधान पढ़ाया नहीं जा रहा है, संविधान की बात नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ एक आवाम संघ ने संविधान की बात को उठाया। हमने जय भारत जय संविधान का नारा दिया। इस देश में लोगों ने मुझे ऐतराज़ किया, आप जय भीम क्यों नहीं बोलते, जय भारत जैसे संविधान क्यों बोलते हो। मैं कि संविधान किसने लिखा? कह रहे भीमराव अम्बेडकर ने। तो मैं कि संविधान की उसकी ग्रंथ की जय बोलनी चाहिए या व्यक्ति की बोलनी चाहिए? तो वो संतुष्ट हुए, नहीं ग्रंथ की बोलनी चाहिए। तो मैं ठीक है, मैं उसकी ग्रंथ की जय बोल रहा हूँ, जो उन्होंने ग्रंथ लिखा मैं उसकी जय बोल रहा हूँ। फिर जय भारत बोल रहा हूँ। बाबा साहब भी कहते थे देश भारत रहेगा, लिख के गए इंडिया दैट इज़ भारत। तो जब लिख के गए हैं तो मैं उसको अब फॉलो कर रहा हूँ। मैं तो बाबा साहब को फॉलो करने वाला आदमी हूँ। बाबा साहब के जय जयकार नहीं करता, बाबा साहब के कार्यों को फॉलो करने वाला हूँ। और विनती करता हूँ सब लोगों से, और ये दर्शक भाइयों से भी मैं विनती करना चाहता हूँ। मिशन 2024 संविधानवादी राष्ट्र निर्माण की जो बात उठाई गई है यहाँ से, संविधानवादी राष्ट्र निर्माण आंदोलन के तहत में, ये आंदोलन मेरा नहीं है, ये आप सब लोगों का आंदोलन है। इस आंदोलन में सब लोग सहयोग करेंगे तो ये मिशन पूरा होगा। हम भारत को हिंदू राष्ट्र या किसी भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर राष्ट्र नहीं बनने देंगे। ये हमारा एजेंडा है। इसमें आप लोगों का जो मीडिया का जो रोल है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें अगर और भी कुछ आप कहना चाहेंगे तो आपकी वह इच्छा है। सर, जो 2022 का जो डेमोक्रेसी फेस्टिवल आने वाला है विशेषकर यूपी में, तो सर आपका क्या एजेंडा रहेगा यूपी के विधानसभा चुनावों में और दिल्ली के जो एमसीडी इलेक्शन होने वाले हैं? अगर यूपी में मैं आपसे क्लियर कर दूंगा, भारतीय जनता जीतती है। ये देश के लोगों को अगर ये वीडियो सुनेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। अगर यूपी में बीजेपी दोबारा चुनाव जीत गई अब की बार, तो 2024 का चुनाव शायद नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ के नाम पे हो सकता है चुनाव ना कराया जाए। ये केशव प्रसाद जैसे बहुत सारे लोग उनके पास हैं, किसी के नाम पे चुनाव करा लिया जाएगा और वो ये एजेंडा जो है 2022 में ही निपट जाएगा। योगी आदित्यनाथ को ये दिल्ली ले आएंगे और वहाँ कोई मुख्यमंत्री किसी और को भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। योगी को नहीं बनाएंगे ये लोग, देख लेना। मैं 22 के अगर चुनाव जीता तो, और फिर ये घोषणा कर देंगे कि हिंदू राष्ट्र हो गया। फिर आप लठ बजाइए। जो लोग आज
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर, चार लोग अगर इतनी बड़ी शक्ति को खदेड़ने के लिए अगर एजेंडा बना के और छुप छुप के युद्ध कर देते हैं, असेंबली में बम फोड़ देते हैं, उसको विचलित कर देते हैं, अंग्रेज को जाने पे बेबस कर देते हैं यहाँ से, वो मान लेता है कि यस मैं चला जाऊंगा। तो यहाँ जो आज करोड़ों की संख्या में जो जय भीम बोलने वाले लोग हैं, जो मूल निवासी कहने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि आर्य विदेशी है, तो वो आर्य विदेशी को गो बैक कहने में क्या दिक्कत उसको आती है? जब उसको ब्रिटिश शासन को 4 लोग यहाँ से भगाने की जब वो हिम्मत रख सकते हैं, तो इतने करोड़ों लोग आज जय भीम कहने वाले, जय मूल निवासी कहने वाले, विदेशी मेश्राम जैसे साथी दिन रात खूब मेहनत कर रहे हैं, ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण विदेशी है। मैंने एक सवाल पूछा मेश्राम साहब से, क्या आप कब कहेंगे कि ब्राह्मण अगर तो विदेशी है तो देश छोड़ के चले जाओ? और क्यों नहीं कह रहे हैं आप ये बात? अगर वो विदेशी है तो सारे एविडेंस तुम्हारे पास है, तो उसको भगाते क्यों नहीं? और रोज तुम्हारी इज्जत लूट रहा है, रोज हत्या करता है, आप रोज बताते हो ब्राह्मण ने करा जो भी करा। तो जो गुंडा हमारे घर में आके बैठ गया, आप कब तक उसको रखोगे या बाहर निकालने की सोचोगे? अगर आप उसको बाहर भी नहीं निकाल रहे, उसका पालन पोषण भी आप देश में कर रहे हो, सत्ता भी उसके हाथ में दे रहे हो, और फिर आपके सिर्फ उसकी जन्म कुंडली बता रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आप ईमानदार लोग हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप इमोशनल कर रहे हो देश के लोगों को। इमोशनल कह के आप कहते हो 200 साल में हम बदलाव लाएंगे, सोशल चेंज करेंगे, फिर पॉलिटिकल चेंज होगा। मैं नहीं समझता 2014 में बहुजन मुक्ति पार्टी भी बनी, उन्हें निगम पार्षद भी नहीं जिता पाए। मैंने कहा था मैं आपके पास में फुल टाइम काम करूँगा आगे, ऐसे ही मुझे पैसा मत देना, आप रोटी भी अपने घर से बांध के लाऊंगा। मैं एक प्रदेश में किसी ने मैं आपकी सत्ता हासिल करवा दूंगा। इधर पीपीआई बनी, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट करी, 2 साल तक मैं उनके दरवाजे पर जाता रहा, सर मेरे को आप साथ रख लीजिए। अब शंकरलाल खैराली को कोई साथ भी नहीं रखना चाहता है, तो मैंने अलग से संविधानवादी राष्ट्र निर्माण पार्टी बना दी। अभी आयोग में है, रजिस्टर्ड हो जाएगी तो ठीक है, नहीं हो जाएगी तो मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार है। अभी 2024 की हम तैयारी कर रहे हैं, और अगर यहाँ निगम वाले दिल्ली के लोग चाहेंगे तो निगम का चुनाव लड़ेंगे, पंजाब के लोग चाहेंगे तो पंजाब में, यूपी में हम अभी नहीं जाएंगे। यूपी में इसलिए नहीं जाएंगे कि वो जो बहन जी हैं यूपी में, वो उनकी नेचुरल डेथ होनी है, और अगर हम गए तो वो हमारा भी नाम उसमें शामिल करेगी कि वो हमने भी उसको हरवाया था, हम उसमें शामिल नहीं होना चाहते। यूपी का इलेक्शन हम छोड़ देंगे। हाँ ये है कि अगर कोई बढ़िया आदमी अगर आ रहा होगा यूपी में तो उसको मदद कर देंगे, और वो कोई कहेगा तो हमसे हमारी औकात मानेगा इस लायक भैया इनसे मदद मांगी जाए, कम एक आध वोट तो दिलवा ही सकता हूँ, तो उसमें अगर कोई मदद मांगेगा तो हम तो ज़रूर करेंगे। लेकिन पहले उसका चरित्र देखेंगे, आदमी का चेहरा चाल चरित्र देखेंगे, उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि वो किस संगठन से पार्टी निकल के आई है, किस आंदोलन से निकली है। और कोई जो वैसी जो हवा में जो नेता बनाए ना, वो हवा में ही चला जाएगा। हवा वाले जो पौधे हैं ना, जो बगैर बुवाई के बगैर उसके जो लगते हैं, वो खरपतवार होते हैं, और वो भैंसों के चराने के काम आते हैं, ना कि किसी और इंसान के खाने के काम आते हैं। वो बेकार की चीज़ें होती हैं, उनको सड़ा दिया जाता है। ऐसी पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे जिसको अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं पता है, जो आइडियोलॉजी पे जिसका लक्ष्य हो। मैं कहता हूँ संविधान के 5 आर्टिकल भी जिसको याद होंगे ना, हम उसको सपोर्ट कर देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष की चैलेंज कर रहा हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को 5 आर्टिकल याद नहीं है संविधान के, और अगर उद्देशिका को भी पढ़वा लिया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष से मंच पर खड़ा करके, तो उद्देशिका को भी याद नहीं है उसको। और सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेब में कार्ड रख के घूम रहे हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये दुख है, ये इस चीज़ का सीखना नहीं चाहते। मुझसे कहते हैं तुम्हारी उम्र नहीं है सिखाने लायक। अब मेरे ज्ञान की वो सीमा नहीं देखते, वो कहते हैं तुम्हारी उम्र नहीं है, हम इतने बड़े बड़े सफ़ेद बाल हो गए, तुमसे क्या सीखेंगे। मत सीखो भाई, मैं ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ। दूसरा है कि लोग गाड़गे बाबा, पेरियार साहब, वाल्मीकि जी, रैदास जी, कबीर जी, संत और वो क्या नाम तुकाराम जी, इनमें समाज को बांटते हैं। मैं कहता हूँ कि जितने महापुरुष हमारे देश में हुए, पहले उनको पढ़ना चाहिए। वाल्मीकि रामायण को पढ़ना चाहिए। बहुत कंट्रोवर्सी मैंने देखी वाल्मीकि रामायण पे। जो बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हो गए आज, कहते मैं मानता हूँ, वो जाते ही वाल्मीकि के घर में कहते हैं कि वाल्मीकि ब्राह्मण है, दूसरा है वो तो ये है, राम था ही नहीं या है। फिर वो सच्ची रामायण को मान लेते हैं। वो कहते हैं कि रामायण काल्पनिक है, राम था ही नहीं, वाल्मीकि था ही नहीं, ये तो बेकार की घड़ी हुई कहानी है। फिर वो सच्ची रामायण को मान लेते हैं। तो सच्ची रामायण कहाँ से आई? पेरियार साहब ने जो सच्ची रामायण लिखी, वो वाल्मीकि रामायण में से लेके लिखा कि राम को गुंडा कहा वाल्मीकि जी ने।
उसको दिखा के ललित सिंह यादव हीरो बन जाते हैं, लेकिन वाल्मीकि को नकार देते हैं। इससे कई करोड़ वाल्मीकि जाति के लोग कट गए। आज जिसके घर में जाते हैं, जैसे मैंने जय भीम कहा, वो मुझसे बात ही करना पसंद नहीं करता, कहता अभी वाल्मीकि की बुराई करेगा। हमारे ऊपर एक स्टैंप लगा दी उस आदमी ने कि वाल्मीकि की बुराई करेगा। दूसरी बात, हम घर में जब जाते हैं तो सब दीवारों को यूं करके देखते हैं, उसकी दीवारों पे कौन कौन सी तस्वीरें लग रही हैं, फिर उन तस्वीरों पे हम टिप्पणी करते हैं। मैं कहता हूं भारत के संविधान में या तो आप संविधान को फाड़ के फेंक दीजिए, या अभिव्यक्ति को बदलवा दीजिए, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता को बदलवा दीजिए। आर्टिकल जो 25 से 29 तक लिखा है उसको सबको फाड़ के फेंक दीजिए। आप हिम्मत है तो फेंकिए ना, और कह दीजिए बाबा साहब ने नहीं लिखा, इन पन्नों को हम फाड़ के फेंकेंगे, उसकी प्रतियां जलाइए। और अगर आप नहीं जलाते हैं तो आपको किसी के आस्था पे ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं बनता है।